दोस्तों उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बात करी थी, जिन्हें बेटा रैंग ने, वर्नर ने और हमारा बेरी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाने के लिए। क्लियर है। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट क्या रखा, इन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के को आधार माना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई। इन्होंने कहा कि जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पुनरावृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है और इसी के बेसिस पर दीर्घाकार आवर्त सारणी बने। फिर इन्होंने कहा बेटा कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इनको इन्होंने 4 ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 ब्लॉक में बांट दिया, जिन्हें आप बहुत अच्छे जानते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक। एसपीडीएफ ब्लॉक इन्हें बांटने का रीजन ये था ताकि प्रॉपर्टी को और आसान बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सके। भाई मान लीजिए एस ब्लॉक के तत्व की बात कर रहा हूं मैं, तो एस ब्लॉक के अंदर जितने तत्व उनकी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, पी ब्लॉक के अंदर जितने तत्व उनकी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, डी के अंदर जितने तत्व उनकी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होगी और ऐसे ही एफ ब्लॉक के अंदर जितने तत्व हैं उनकी भी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो जैसे ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा तो उनकी प्रॉपर्टी को भी समझना और जानना बहुत आसान हो गया। तो आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके गुणों के बारे में बात करेंगे कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। इन्हीं को हम आज समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात करें थे बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन किया वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया और इसी को हमने कहा दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसी को क्या कहा हमने, दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसको 4 ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा। अच्छा, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्ट्रीब्यूट करा है एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर, इन्होंने अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले उपकोष के आधार पर किया, उपकोष के आधार पर किया। मतलब कि किसी भी तत्व का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा। अगर किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो वो एस ब्लॉक का तत्व होगा, अगर पी में प्रवेश करता है तो वो पी ब्लॉक का तत्व होगा, अगर डी में करता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व होगा, ऐसे अगर वो एफ में करता है बेटा तो वो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। इसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया और 4 भागों में बेटा विभाजित कर दिया। क्लियर है बात। तो अब हम इन्हीं को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं बेटा, लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक टेबल देख लेते हैं बेटा जो आपके सामने। अब इस टेबल के अंदर हम अगर बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो इन्होंने ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ए के तत्वों को एस ब्लॉक के अंदर रखा, एस ब्लॉक के तत्व का समूह फर्स्ट और समूह सेकंड को। तो ये जो हमारे पास बेटा ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है, ये हमारा कौन है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा कौन है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा समूह फर्स्ट है बेटा और ये समूह हमारा दूसरा है। एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये हमारे पास बेटा एस ब्लॉक के तत्व है। अगर बात की जाए हमारे पास ये जो बीच में है, इन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। कौन कौन से कहां तक आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा, ये समूह 3 है, ये 4 है, ये 5 है बेटा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये हमारा 11, ये हमारा 12। तो डी ब्लॉक एलिमेंट समूह 3 से समूह 12 तक के जो तत्व होंगे वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। तो ये सारे के सारे जो है हमारे वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारे के सारे बेटा कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। कहां से कहां तक, समूह 3 से समूह 12 तक। समूह 3 से समूह 12 तक जितने भी एलिमेंट्स थे सब के सब क्या है बेटा, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। राइट। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से हमारे पास ये सारे के सारे कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन कौन से ग्रुप से बेटा, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये हमारा 18। तो समूह 13 से समूह 18 तक के जो तत्व होते हैं ये सारे के सारे तत्व बेटा किसके हैं,
पी ब्लॉक के तत्व। हालांकि मैं इनकी शॉर्ट फंडा बताऊंगा, याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ट्रिक्स भी पता चली जाएगी। फिलहाल तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब अगर बात करें नीचे के, तो ये हमारे पास जो है दोनों सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ऊपर वाली सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड अब तक तो पता चल भी गया होगा आपको, अगर आपने लेक्चर मतलब स्टार्टिंग से देख रहे हैं, 1 2 3 4 सीरीज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हर एक बात आपको पता चल रही होगी। ये लेंथेनॉइड और ये हमारे पास क्या बेटा, एक्टिनॉइड। ये एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिनियम से शुरू होते हैं। लेंथेनॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंथेनम से शुरू होते हैं। लेंथेनम का अनुसरण करते हैं इसलिए लेंथेनॉइड कहलाए, एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं इसलिए एक्टिनॉइड कहलाए। इनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम से समांतर रखती है इसलिए इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से समांतर रखती है इसलिए हम इन्हें एक्टिनॉइड कहते हैं। एक बात। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, लेंथेनम हमारा और एक्टिनियम हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको इसी सीरीज के साथ रखा है क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो लेंथेनम हमारा यहां है बेटा और एक्टिनियम हमारा बेटा यहां है, एक्टिनियम यहां है बेटा। क्लियर है बात? लेंथेनम ऊपर है और एक्टिनियम नीचे। ये सारे तत्व लेंथेनम के साथ है, ये सारे तत्व एक्टिनियम के साथ है। बात समझ में आ रही होगी आपको? बहुत अच्छे। तो फिर हमारे पास डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक है भाई? एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है वो कहां से कहां तक? वो बेटा सीरियम से, ये रहा सीरियम से 58 एटॉमिक नंबर है बेटा। कहां तक है? ल्यूटेटियम तक है। ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम मतलब 71, सॉरी, ल्यूटेटियम तक। कहां से कहां तक है बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरियम से ल्यूटेटियम तक। कौन सी उपकोष भरती है बेटा? कौन सी उपकोष भरती है? इनमें 4f उपकोष लगातार भरेगी। ये 4f1, 4f2, 4f3 इस तरीके से लगातार 4f भरेगी बेटा, लगातार 4f भरेगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 4f के अंदर? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप जानते हो 7 कक्षक होते हैं f के अंदर, 7 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए उपकोष हमारे पास एलिमेंट भी कितना आ रहे हैं? 14 ही आ रहे हैं। आप जानते हो डी के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में 10, इसलिए डी के अंदर, हर डी के अंदर 10 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 10 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, गिन सकते हो 1 2 3, 3d1 3d4 3d2 3d3 ऐसे 3d4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स बेटा। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया होगा, राइट? अच्छा, ये हमारे पास एक्टिनॉइड कहां से कहां तक है बेटा? एक्टिनॉइड है हमारे पास थोरियम से बेटा, थोरियम से, थोरियम 90 होता है, थोरियम से बेटा हमारे पास लोरेंशियम, लोरेंशियम हमारा 103 होता है। तो थोरियम से लोरेंशियम तक ये हमारा 5f लगातार भरेगी। 5f जो उपकोष है वो लगातार भरेगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्टिनॉइड कह रहे हैं, जिनको हम क्या करें? एक्टिनॉइड कह रहे हैं। तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे जो है वो जो आपको बैंगनी सा कलर दिख रहा है, ये हमारे बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये हमारे सारे कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। एक और बात बेटा आपको पता हो, हालांकि आप 12th में पढ़ोगे डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में डिटेल में, 12th क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमारा बेटा 11th का पार्ट था, फिर 12th में करा, 12th से भी हटा दिया इनको और 11th से भी हटा दिया, लेकिन कुछ डिस्कशन हम करेंगे इनके बारे में ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा एस ब्लॉक के तत्व। अब हम चारों ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे, जिनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं एस के अंदर बेटा, एस के अंदर एक कक्षक होता है, एक कक्षक होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारे कितना आ सकते हैं बेटा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। अब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहला एक वर्ग बनेगा, पहला इलेक्ट्रॉन गया पहला वर्ग, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया बेटा दूसरा वर्ग। तो एस के 2 वर्ग होंगे, एक वर्ग 1 और एक वर्ग 2, एस ब्लॉक के होंगे। जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं तो S1 या S2 होगा। वर्ग 1 की बात अगर की जाए बेटा, वर्ग 1 की बात की जाए तो S1, वर्ग 2 की बात की जाए तो S2। मतलब एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अधिकतम तो 2 ही हो सकते हैं और कम 1 हो सकता है। तो एस में या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। इसलिए इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1 से 2, या तो s में 1 या फिर s में 2। अब मुझे क्या करना है, अब चूंकि आप जानते हो जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कक्षाएं बढ़ती हैं, कक्षाएं बढ़ती हैं बेटा। अब कक्षा तो अलग अलग होगी ना हर एलिमेंट्स की, लिथियम की अलग है, सोडियम की अलग है, पोटेशियम की अलग है कक्षा, तो उस कक्षा को हम डिनोट कर देते हैं एन से। किससे बेटा, एन से। अब आप अगर देखोगे ऊपर से नीचे की ओर आवर्त भी तो बढ़ता जा रहा है, पहला वर्त, दूसरा वर्त, तीसरा वर्त, चौथा वर्त, पांचवा वर्त, राइट। तो आप इस एन को कक्षा भी कह सकते हो और इस एन को आवर्त भी कह सकते हो। तो एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, एन एस 1 से 2, यानी कि एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा। एन क्या है, या तो आवर्त कह दो कि आवर्त की संख्या, या फिर एन क्या है बेटा, अधिकतम कोशों की संख्या, अधिकतम कोशों की संख्या, अधिकतम कितनी कक्षा बन रही है उनकी संख्या। तो चेक कर लेते हैं बेटा, ध्यान सुनो। ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक में वही तत्व होंगे जिनका अंतिम कक्ष का विन्यास NS1 या NS2 हो, या तो NS1 हो, भाई NS1 हो या फिर NS2 हो, या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन हो या S में 2 हो। अच्छा, दीर्घ आवर्त सारणी का समूह 1 जो ग्रुप 1 होगा बेटा, और समूह 2 S ब्लॉक के तत्व होंगे। ग्रुप फर्स्ट भी और ग्रुप सेकंड भी किस ब्लॉक का होगा, S ब्लॉक का होगा, ये बता चुका हूं मैं। समूह 1 जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है, समूह 1 क्षारीय तत्व, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स ब्रैकेट में डाल लेना बेटा, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु कह दो इसको, है ना। क्षारीय तत्व, क्षारीय तत्वों का है, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु या क्षारीय धातु का है, या फिर क्षारीय तत्वों का है। क्षारीय मर्दा तत्व, क्षारीय मर्दा तत्व का आप बोल सकते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल बेटा, अर्थ मेटल, स्पेलिंग देख लेना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्षारीय मर्द धातु को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तत्वों का है। इसमें टोटल कितने तत्व है बेटा, कुल 12 तत्व। एस ब्लॉक के अंदर कितने तत्व आते हैं बेटा, 12 तत्व आते हैं। तो मैंने कहा यहां पर एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, NS 1 से 2 होगा, या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जहां मैंने बताया बेटा N हमारा क्या है, आवर्त या अंतिम कोशों की संख्या, आवर्त या अंतिम कोशों की संख्या है। अगर मैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने लगूं तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ए की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ए की, तो मेरे पास यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं। तो यहां पर मेरे पास ये दूसरे आवर्त में तो ये 2s1 होगा, इनके एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बेटा लास्ट की कक्षा में। ये हमारे पास तीसरा आवर्त में तो 3s1 होगा, चौथे आवर्त में तो 4s1 होगा, 4s1, पांचवें आवर्त में तो 5s1, छठे आवर्त में तो 6s1, सातवें आवर्त में तो 7s1। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट की बात चल रही है यहां पर। ये फर्स्ट है समूह, समूह फर्स्ट बेटा, और ये समूह हमारा क्या है, सेकंड है। समूह सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समूह सेकंड में कौन कौन आ रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे समूह का है तो 2s2, 3s2, 4s2, राइट। इसका क्या होगा बेटा, 5s2, 6s2, 7s2। इस तरीके से आप लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखोगे, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, इनका भी सेम है, सिर्फ आवर्त चेंज हो रहा है, सिर्फ आवर्त चेंज हो रहा है। आवर्त को या फिर कोशों की संख्या कहो कि इसके अंदर 2 कक्षा बनेंगे, इसमें 3 कक्षा बनेंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7 कक्षा बनेंगे। आप जैसे भी आप डील कर सकते हो, जैसे भी चीजों को डील कर सकते हो, समझ सकते हो, वैसे समझ सकते हो। तो एस के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब या तो 1 या 2। अगर ग्रुप फर्स्ट ए का है तो 1, ग्रुप सेकंड का है तो 2। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं एस ब्लॉक तत्वों के लक्षण के बारे में, कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं बेटा पहला पॉइंट देखते हैं, एस ब्लॉक के तत्व अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितने, या तो एक होगा या फिर दो होगा, उन्हें त्यागना है, उन्हें त्याग कर आसानी से +1 तथा +2 धनायन बना लेते हैं, जिसके कारण इनकी विद्युत संयोजकता 1 या 2 होती है। संयोजकता क्या होती है बेटा, उसे समझते हैं। संयोजकता किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉनों को साझा करने का नंबर है। मतलब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उसकी संयोजकता होगी, कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसकी संयोजकता होगी, और कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है वो उसकी संयोजकता होगी। क्योंकि यहाँ पर इनके बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर दो इलेक्ट्रॉन है, जिसे आसानी से त्याग देते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी संयोजकता 1 होगी, अगर दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी संयोजकता 2 होगी। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मान लीजिए सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर 1 प्लस आएगा बेटा। अगर मैग्नीशियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर डाई पॉजिटिव आएगा। मतलब जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतना ही धनायन आता है। इसलिए मैंने कहा कि जब हमारे पास या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो +2 आएगा, जिसके कारण उसकी संयोजकता या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। क्लियर है बात। दूसरा देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान तो फिक्स है ही नहीं, हाइड्रोजन तो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करता है, वो ग्रुप 17 की तरह भी बिहेव करता है और फर्स्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट में रखा है बिना समूह का तत्व मानकर। तो हाइड्रोजन इस समूह का है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व धातु है, बाकी सारे बेटा मेटल्स है जितने भी इस ब्लॉक के हैं, राइट। समूह फर्स्ट ए के तत्व क्षार धातु, आप जानते हो मैंने बताया जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट होंगे वो क्षार धातु होंगे, तथा समूह सेकंड के तत्व क्या होंगे बेटा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु है। क्लियर है बात। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, ये सारे तत्व धातु है। धातु कौन होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। फिर और भी धातु की प्रॉपर्टी होती है बेटा, उनके अंदर धात्विक चमक होती है, वो कठोर होते हैं, उनमें उष्मा तथा विद्युत का चालन होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है, राइट। वो कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, और भी बहुत सारी उनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स के अंदर। तो हमारे पास समूह फर्स्ट के क्षार धातु कहलाएंगे और समूह सेकंड के क्षारीय मृदा धातु कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट देखो, समूह फर्स्ट के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 तथा समूह सेकंड के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 होगी। भाई समझो बात को, सोडियम हमेशा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसके कारण सोडियम पर हमेशा +1 चार्ज आएगा। ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसके कारण मैग्नीशियम पर हमेशा +2 चार्ज आएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धनायनों या ऋणायनों की संख्या। भाई कोई परमाणु है, उसके ऊपर कितना धनायन या कितना ऋणायन आ रहा है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, वही उसकी क्या है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या। तो बताइए सोडियम के ऊपर कितना धनायन आ रहा है, +1। बताइए मैग्नीशियम के ऊपर कितना धनायन आ रहा है, +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, राइट। सोडियम समूह फर्स्ट ए का है, मैग्नीशियम समूह सेकंड ए का है, तो हमेशा जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट होंगे उन पे +1 आएगा, हमेशा उनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी। समूह सेकंड में बेटा हमेशा उन पे +2 चार्ज आएगा, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। क्लियर है बात। 4 पॉइंट देखो बेटा, एस ब्लॉक के तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं। बिल्कुल भाई, जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके वो चूंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने से उन पर धनायन आता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं विद्युत धनायन। कि एस ब्लॉक के अंदर बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है, मतलब खुद को धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं और बनाते भी है। सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग के Na+ में कन्वर्ट होता है, Mg इलेक्ट्रॉन त्याग के Mg डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। 5 पॉइंट देखिए बेटा, एस ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान अन्य ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम होती है। एस ब्लॉक की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, इसको समझते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास लिथियम है या सोडियम है, लिथियम ले लीजिए, तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। अब आप जानते हो लिथियम के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और सॉरी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में हमारे पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आयनन विभव क्या होता है
किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित कोई भी एलिमेंट से उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है, जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है, यानी कि आयनन एंथैल्पी कहलाती है। फिर से समझे बेटा, कोई परमाणु है, उस परमाणु की जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। क्योंकि एस ब्लॉक का समझो, एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। कारण क्या है वो भी समझाएंगे, फिलहाल इतना समझो कि एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एस ब्लॉक आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है तो ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, और अगर ऊर्जा कम देनी पड़ेगी तो उसका आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कम होगा। क्लियर है? तो एस ब्लॉक तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान बेटा क्या होता है, अन्य ब्लॉक की तत्वों की अपेक्षा कम होता है, ये बात आपको पता हो। छठा पॉइंट देखो बेटा, क्षार धातुओं की गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, आसान कब होगा, जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आकर्षण बल कम होगा, तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बेटा, जब आकर्षण बल कम है। और अगर आकर्षण बल कम है तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होंगे, कम होंगे। सातवां पॉइंट देखो, एस ब्लॉक के तत्व प्रबल अपचायक होते हैं। अपचायक किन्हें कहते हैं उसको समझते हैं बेटा। आप जानते हो सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिसकी वजह से सोडियम पर आएगा प्लस, सोडियम पे क्या आएगा, प्लस। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मैंने चैप्टर पढ़ाया भी आपको ये, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। क्योंकि हमेशा सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है तो सोडियम का होगा ऑक्सीकरण। और बेटा जिनका ऑक्सीकरण होता है वो काम करते हैं अपचायक का, मतलब सामने वाले का कराते हैं अपचयन। सोडियम खुद का तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन सोडियम सामने वाले का क्या करेगा, अपचयन करेगा। मान लीजिए इसके अंदर अगर मैंने ए डाल दिया तो सोडियम इस ए का क्या करा देगा, अपचयन करा देगा। सोडियम का खुद का तो ऑक्सीकरण होगा और इस ए का क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। क्योंकि इसका अपचयन कर रहा है तो सोडियम ने क्या काम करा, अपचायक का काम ही तो करा, सोडियम ने अपचयन कराने का काम ही तो करा, इसलिए सोडियम को हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। तो जितनी भी धातु होती है सब इलेक्ट्रॉन त्यागती है, सब के सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो इनका क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण ये सारी की सारी धातु किसका काम करेगी, अपचायक का काम करेगी। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं, नोट कर लेना, नहीं तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको, सॉरी पिछले जो हमने अपच अभिक्रिया चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था उसमें सब बता रखा है। 8 पॉइंट, एस ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता अन्य ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। सुनो बेटा, जिसका आयनन एंथैल्पी कम होती है, जिसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। यानी कि जो क्रियाशीलता का कॉन्सेप्ट है वो आयनन एंथैल्पी से, अगर आयनन एंथैल्पी कम तो क्रियाशीलता ज्यादा है। आयनन एंथैल्पी कम अगर है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो जल्दी से क्रिया कर लेगा बेटा, जल्दी से क्रिया करेगा। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि जिसके आयनन एंथैल्पी कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। क्योंकि बेटा इनके आयनन एंथैल्पी अन्य ब्लॉक की कंपैरिजन में कम है तो इनकी क्रियाशीलता अन्य ब्लॉक के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। 9, एस ब्लॉक के तत्व आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। हमेशा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या उनसे कंपाउंड बनते हैं बेटा, आयनिक यौगिक बनते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो आयनिक यौगिकों का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जैसे NaCl, KCl, CaCl2 आदि। तो ये जितने भी एस ब्लॉक के तत्व होंगे वो सब के सब किसका निर्माण करने वाले हैं, आयनिक यौगिकों का निर्माण करने वाले हैं। क्लियर है बात? एस ब्लॉक समझ में आ गया होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व। सिंपल सी बात है भाई, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। जिनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आप जानते हो
पी के अंदर 3 कक्षक आते हैं। कितने बेटा? 3 कक्षक आते हैं, जिनके अंदर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 6। तो चूंकि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके उतने ही समूह बनते हैं, उसके उतने ही समूह बनते हैं। इसलिए पी के बेटा कितने समूह बनने वाले हैं? 6। कहां से कहां तक होंगे बेटा? 13, 14, 15, 16, 17, 18। 1 2 3 4 5 6 बताया था ना मैंने। समूह 13 से समूह 18 तक के जो तत्व होंगे वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो P1, P2, P3, P4, P5, P6। अब मैंने आपसे कहा था भाई सब एलिमेंट्स की जो कक्षाएं होती हैं, जो आवर्त होता है वो अलग अलग होता है, तो सब में इनमें n से गुना कर दो। सब में किससे गुना कर दो? n से। तो इसलिए मैं कह सकता हूं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो np1 से 6 होगा। np1 से 6। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, इससे पहले हमारे पास ns2 कंप्लीट भर गया होगा। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। अब पी की बारी आई तो पी में 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? ns2। n तो s तो कंप्लीट भर गया बेटा, तो ns2 तो फिक्स है, लेकिन np 1 से 6, 1 से 6 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा? ns2 np 1 से 6, 1 से 6 होता है। तो चेक कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा ये होगा ns2 np1 से 6। ये लिखना बेटा, ns2 np1 से 6 होता है, ns2 np1 से 6 होता है, बस होता है। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns2 np1 से 6 होता है। समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व है। भाई 13 से 18 तक किसके हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। इस ब्लॉक में कुल 31 तत्व हैं। जो पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स है वो कितने बेटा? 31 है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। अब बात करते हैं पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। अगर बात करें पहला बेटा, तो इस ब्लॉक के तत्व धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि जो इस ब्लॉक के तत्व होंगे वो धनात्मक संयोजकता भी रखते हैं और ऋणात्मक संयोजकता भी रखते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये संयोजकता तो वर्ड सही नहीं रहेगा, हम कह सकते हैं यहां पर बेटा ऑक्सीकरण संख्या। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जबकि एस ब्लॉक के तो केवल धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या ही प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे धनात्मक भी करेंगे और ऋणात्मक दोनों ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है बात? मैंने सिखाई भी थी आपको, जब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सिखाई थी तो आपको पता होगा NH3 में -3 आई थी, और अगर मैं बात करूं N2O3 में तो +3 आई थी। तो माइनस की भी ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे और प्लस की भी ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, और अपने मैक्सिमम जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो अपने समूह के बराबर होगी, अपने समूह के बराबर होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। समूह के बराबर का मतलब ये है कि इन्हें हम 13 को बेटा थर्ड ए कह सकते हैं, थर्ड ए, ऐसे 14 को फोर्थ ए, 15 को फिफ्थ ए, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये इस तरह की बेसिस पर जो हमारे पास 14 है, जैसे नाइट्रोजन बेटा फिफ्थ ए का है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि फिफ्थ ए के बराबर ये ऑक्सीकरण अवस्था रखेगा, यानी कि अधिकतम इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो 5 हो सकती है, +5। क्लियर है बात बेटा? चलिए खैर, तो ये बात आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये सही कर लेना, दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, ये बेहतर है बेटा। दूसरा, पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु व उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें धातु भी पाए जाते हैं, अधातु भी पाए जाते हैं और उपधातु भी पाए जाते हैं, जबकि एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ धातु पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में तीनों पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
तीसरा पॉइंट अगर हम देखें बेटा, तो जो पी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी है वो एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। एस की तो कम थी ना, तो पी की ज्यादा होगी। अच्छा, अगर ये बेटा ये बात ध्यान रख लो, अगर हमारे पास इनकी आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक से अधिक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनकी क्रियाशीलता जो है वो एस ब्लॉक से कम होगी। क्लियर? एस ब्लॉक के तत्वों से कम होगी, क्योंकि आयनन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी क्रियाशीलता उतनी कम होगी। ये बात दिमाग में डाल लेना। चौथा पॉइंट, इस ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन के साथ तथा आपस में क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जो पी ब्लॉक के तत्व है वो हाइड्रोजन से या आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? सहसंयोजक यौगिक बनाएंगे। जबकि एस ब्लॉक तत्वों के साथ यह है विद्युत संयोजी यौगिक। विद्युत संयोजी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे एच और सीएल। सीएल पी ब्लॉक का एलिमेंट है, एच के साथ क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। क्लियर बात बेटा? जैसे HNO3 सहसंयोजक यौगिक बनाता है, आपस में रिएक्शन करके CO2 SO2 सहसंयोजक यौगिक बनाता है। लेकिन एस ब्लॉक के साथ क्रिया करके बेटा कैसा यौगिक बनाएगा? आयनिक यौगिक बनाएगा। ये कैसा यौगिक है बेटा? हमारा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। तो ये बात आपको बताओ, ये बात आपको बताओ कि एस ब्लॉक से तो वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्वों के साथ मिलकर तो आयनिक बनाते हैं, और आपस में और हाइड्रोजन से मिलकर ये कैसे यौगिक बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये सारे के सारे कैसे यौगिक है बेटा? सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। 5 पॉइंट, पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व, जितने भी पी ब्लॉक के मैक्सिमम तत्व हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ज्यादातर जो पी ब्लॉक के तत्व होंगे वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो बेटा क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। दिमाग में डाल लो, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो जो धातु एस ब्लॉक के तत्व वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो पी ब्लॉक के तत्व वो अधिकतर तत्व जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे CO2 अम्लीय ऑक्साइड है, N2O3 P2O3 राइट, SO2, ये सब के सब कैसे हैं बेटा? अम्लीय ऑक्साइड है, सब के सब अम्लीय ऑक्साइड है। Al2O3 याद रखने वाली बात है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बेटा? जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करता हो, अम्लीयता की तरह बिहेव करता हो और क्षारीयता की तरह भी बिहेव करता हो, उसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जबकि 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 NO तथा CO को उदासीन ऑक्साइड है। जो NO है और जो CO है वो हमारा कैसा है बेटा? उदासीन ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। छठा पॉइंट देखो, इस ब्लॉक के तत्व तीनों अवस्था, ठोस में भी रहते हैं, द्रव में भी रहते हैं, गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। जबकि जो एस ब्लॉक के तत्व वो अधिकतर अधिकतर क्या 100% जो एस ब्लॉक के तत्व वो सब ठोस अवस्था में मिलेंगे, जबकि जो पी ब्लॉक के तत्व वो ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा? एस ब्लॉक के बारे में पता चल गया होगा, पी ब्लॉक के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक के तत्व। कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। तो सिंपल बात भाई, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करेगा उन्हें हम कहेंगे डी ब्लॉक के तत्व। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो हमने कैल्शियम का सीखा था कि इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20। आप जानते हो, सीख रखा है आपने। अब मैं 20 के बाद अगर 21 में आऊं तो 4s2 के बाद आता है 3d। 4s के बाद कौन आता है? 3d। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो आप देख सकते हो बेटा, इसके अंदर ये जो नंबर है ये मैंने आवर्त बताया था या फिर कोशों की संख्या कहा था, आवर्त या फिर कोशों की संख्या। ये 1 है, ये भी 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है। आप मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम तो 4 ही है, तो इसका मतलब इसमें अधिकतम 4 कक्षाएं बनेगी। तो चौथी जो कक्षा होगी वही तो लास्ट वाली कक्षा होगी। तो ये मेरे पास बेटा लास्ट शेल है। ये क्या है मेरे पास? लास्ट शेल है। लास्ट शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। लास्ट शेल को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? एन से। और ये जो है वो लास्ट से एक कम है ना, ये अगर चौथी तो ये तीसरी है, तो इसे कहूंगा बेटा सेकंड लास्ट शेल। सेकंड लास्ट शेल। एक कम है इसलिए मैं एन में से एक घटाऊंगा तो n-1,
तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं बेटा? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इनकी याद रखना बेटा, दो कक्षाएं अपूर्ण है, दो कक्षाएं अपूर्ण है, चौथी भी अपूर्ण है और बेटा तीसरी भी हमारे पास अपूर्ण होती है। चौथी भी अपूर्ण है और तीसरी भी अपूर्ण है। एक बात तो ये, दूसरी बात आप जानते हो बेटा, दूसरी बात आप जानते हो डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा? 2। तो 5 में कितना आएंगे? 10, इसलिए इनके 10 समूह बनेंगे। कहां से कहां तक है बेटा इनके 10 समूह? 3 से 12 तक, 3 से 12 तक कितने समूह बनेंगे? 10 समूह बनेंगे। इन डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में रखा गया, 3D, 4D, 5D, 6D, जिनके बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में सीखोगे। क्लियर है बात? अभी तो आपको सिर्फ डेफिनेशंस पता हो, उनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पता हो। तो चलिए देखते हैं बेटा, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व दीर्घ आवर्त सारणी के समूह 3 से समूह 12 तक होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच रखा गया। आपने देखा था बेटा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से थी, लास्ट में नीचे 2 हमारे पास ऐसे थे। क्लियर है? आपने यहां देखा होगा इस तरीके से, जल्दी बताओ। ये पीरियोडिक टेबल थी, बना नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। और यहां पर हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट थे, यहां पर एस ब्लॉक, यहां पर पी ब्लॉक थे बेटा। तो चूंकि आप जानते हो एस के बाद आता है पी, एस धातु और पी हमारे पास अधातु है बेटा। एस धातु और पी हमारा क्या है? अधातु है। तो जब मैं एस से पी पे जाता हूं तो हमारे पास क्या होता है? गुणों में परिवर्तन आता है, धातु अधातु की ओर बढ़ता जा रहा है, धातु कन्वर्ट होता है अधातु में, यानी कि गुणों में संक्रमण होता है। गुणों के अंदर क्या होता है? परिवर्तन आता है, संक्रमण आता है, धातु कन्वर्ट होते हैं अधातु। भाई एस से पी जाने पर एस धातु, पी अधातु, तो गुणों में परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन के दौरान हमारे पास कौन सा एलिमेंट आते हैं बेटा? डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो भाई डी ब्लॉक तत्वों को एस ब्लॉक पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? संक्रमण तत्व कहते हैं। हालांकि संक्रमण तत्व की डेफिनेशंस अलग अलग होती है, तो जब हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर 12th क्लास में पढ़ोगे तो वहां आप सारी चीजें डिटेल में सीख ही जाओगे। तो फिलहाल तो इतनी बात याद रखनी है कि सर संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जब एस धातु से पी पर जाते हैं, धातु पर जाते हैं, तो गुणों में, तो प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन होता है, गुणों में संक्रमण होता है, इसलिए संक्रमण के दौरान डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। राइट? डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा, NS तो कंप्लीट भरनी है, बोलो, तो NS2 तो रहना ही है, NS2। और S के अंदर चूंकि यहां पर कुछ अपवाद भी मिलते हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं, इसलिए 1 से 2 कह सकते हो, 1 से 2 बेटा। किसी किसी के अंदर S में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा 4s में, किसी में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपवाद की वजह से। राइट बेटा? तो NS1 से 2 रीजन भी हमने बात कर ली थी फिलहाल जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था आपको। तो NS1 से 2, ध्यान सुना बेटा, NS1 से 2, N-1 D 1 से 10, कहां से कहां तक हो सकते हैं बेटा? 1 से 10 हो सकते हैं। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS 1 से 2, N-1 D 1 से 10, N-1 D 1 से 10, क्योंकि D में तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक आ सकते हैं। तो इसलिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS1 से 2, N-1 D 1 से 10 होता है। तो चेक कर सकते हो, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास N-1 D 1 से 10, NS1 से 2 होता है, NS1 से 2 होता है। NS में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे। 3D के अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये होगा। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला पॉइंट देखिए बेटा, चूंकि मैं याद रखना डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहता हूं, तो मैं यहां संक्रमण लेके चल रहा हूं। सुनो भाई, सभी संक्रमण धातु हैं, जितनी भी जो मेटल से डी ब्लॉक के तत्व वो सब धातु है। मैंने बताया था आपको
कि एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के धातु है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ज्यादातर हमारे पास अधातु पाए जाते हैं। अगर ये धातु है तो इनके अंदर बेटा ये तत्व तन्यता, मतलब तन्यता, डक्टिल, तन्यता का मतलब होता है जिनके बारीक तार बनाए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं तन्यता का गुण। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बेटा कि जिसको हथौड़े से पीटो और वो शीट में कन्वर्ट हो जाए, चादर में कन्वर्ट हो जाए, वो फैल जाए, वो चूरा चूरा ना हो, उस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी मैलिएबल होते हैं। और यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जिनमें ऊष्मा का भी प्रवाह हो जाता हो और धारा का प्रवाह भी हो जाता हो। अब एक लोहे की रोड लो, क्या उसमें धारा का प्रवाह होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी लोहे की रोड को आप गर्म करो, ऊष्मा दो, हीट दो, तो क्या उसकी ऊष्मा पूरी पूरी नली गर्म होगी या नहीं होगी? जो भी नाल होगी वो पूरी पूरी गर्म होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसमें ऊष्मा का भी प्रवाह हो रहा है बेटा, और हमारा धारा का भी प्रवाह हो रहा है। इनमें धात्विक चमक होती है, बिल्कुल स्पेसिफिक चमक होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, चमक पाई जाती है, इनमें स्पेसिफिक चमक होती है बेटा। दूसरा पॉइंट, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता को या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को, ऑक्सीकरण अवस्था, बात एक ही रहेगी, तो अब ये वर्ड यूज करोगे ज्यादा बेहतर है। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व, मान लीजिए क्रोमियम है, तो इसकी जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की रेंज है वो +2 से +6 है, कि भाई ये +2 और +6 के बीच कुछ भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, +4 भी कर सकता है, मतलब किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था का कंपाउंड बना सकता है। तो इसका मतलब ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चौथा बेटा, ये आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व है वो आयनिक यौगिकों का भी निर्माण करते हैं और सहसंयोजक यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट, इन तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अधिक होने का रीजन यह है कि डी ब्लॉक तत्वों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो परमाणु के बीच है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बेटा इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? जैसे धातु है, लोहा है, तो लोहा का एक एटम Fe और दूसरा Fe, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह का कारण यह है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था बेटा, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतने गलनांक और क्वथनांक इनके ज्यादा होंगे। क्लियर है बात बेटा? पांचवा पॉइंट, इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान, जो आयनन एंथैल्पी है, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच होता है। जो इनका आयनन एंथैल्पी का मान है वो एस और पी के बीच में होता है। छठा पॉइंट, ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। बेटा रंगीन वही यौगिक बनाते हैं जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ये रंगीन आयन या रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्लियर है बात बेटा? अगर मैं बात करूं बेटा सातवें पॉइंट की, तो ये तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। बेटा अनुचुंबकीय गुण क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता हो, और चुंबकीय क्षेत्र में वही आकर्षित होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चूंकि डी ब्लॉक के तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है। मैंने करा रखा बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो परमाणु संरचना के अंदर आप जाके देखना बेटा, लेक्चर नंबर 15 होगा आई थिंक, उसे देखना बेटा, या डाल लेना, सर्च करना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट कैसे करें विजन इंस्टीट्यूट, इस तरह सर्च कर लेना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बाय शांसर। ठीक है बेटा? अच्छा, आठवां पॉइंट बेटा, ये तत्व दूसरी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु एलॉय बनाते हैं, यानी कि एक धातु दूसरी धातु के साथ मिक्स होगी और एलॉय बनाएगी। जैसे बेटा आप देखते हो पीतल, पीतल के अंदर कॉपर और जिंक होता है। ज्वेलरी होती है बेटा, उसके अंदर गोल्ड और कॉपर होता है, कांसा होता है, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, जिसमें कॉपर और एसएन होता है। तो विभिन्न धातु आपस में मिक्स होते हैं बेटा, और मिक्स होने के बाद किसका निर्माण करते हैं? मिश्र धातु का बनाते हैं। तो इसका कारण होता है कि इनके आकार लगभग सेम होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से फिट हो जाते हैं। रीजन हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, अभी तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कौन कौन से गुण शो करते हैं। नौवां बेटा, ये अधिकतर संक्रमण तत्व वे उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक उन्हें कहते हैं बेटा जो किसी अभिक्रिया को तेजी से करा देते हैं या किसी अभिक्रिया को रोक देते हैं।
उत्प्रेरक उन्हें कहते हैं, जो किसी अभिक्रिया के लिए या तो अभिक्रिया को तेजी से करा देंगे या अभिक्रिया को रोक देंगे। जो अभिक्रिया को कराते हैं तेजी से उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो अभिक्रिया को रोकते हैं उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। राइट, तो ये काम करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई रिएक्शंस करानी है तो ज्यादातर उत्प्रेरक यूज करते हैं, और उत्प्रेरक किसके होते हैं, वो डी ब्लॉक के होते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कारण क्या है कि क्यों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, फिर वही बात मैं कहूंगा भाई डी एंड एफ ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में तो डिटेल में बात होगी, नहीं तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि अभी तो आपको इतना ही प्रॉपर्टी के बारे में पता हो। आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। सिंपल बात, एफ ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था, टेबल दिखाई थी, टेबल के अंदर कहा था कि हमारे पास जो लैंथेनॉइड सीरीज है वो लैंथेनम के अंदर रखे गए हैं बेटा। लैंथेनम चूंकि हमारे पास ये डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और चूंकि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संक्रमण के भी अंदर होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व जो सीजियम है बेटा, सीजियम है, वो संक्रमण के भी अंदर है, इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व। तो बेटा आपको ये बताओ कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि वो संक्रमण के भी अंदर होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी उपकोष में प्रवेश कर रहा था, अब ये तो इसके भी अंदर है, इससे अंदर मतलब इससे पहले वाली कक्षा, और इससे पहले वाली कक्षा कौन सी होगी बेटा, n-2f, क्योंकि f में एंटर करेगा ना एफ ब्लॉक का, तो इससे पहले वाली कक्षा कौन सी होगी, n-2, और कौन सा उपकोष होगा, f उपकोष। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करता है उन्हीं को हम एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले भरा जाएगा NH2, NH2 के बाद n-1d 0 से 1, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके बाद भरा जाएगा बेटा n-2 f 1 से 14, n-2 f 1 से 14, n-2 f 1 से 14। f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 1 से 14, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंटिन्यूअस भरता जाएगा ना बेटा, तो 1 से 14। तो चेक करो बेटा, इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर के अंदर से अंदर, बाहर के अंदर से अंदर, बाहर के अंदर से अंदर, बाहर के अंदर, अंदर वाले को संक्रमण का, संक्रमण के भी अंदर, अंदर से अंदर, उन्हें कहेंगे अंत्य संक्रमण, राइट, वाले कोष जिसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि अंदर वाले, अंदर से भी अंदर संक्रमण के अंदर प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 से 14, n-1 d 0 से 1, ns2 होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया बेटा अच्छे से। अच्छा, एफ ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, जिन्हें हमने एक लैंथेनॉइड श्रेणी का और एक एक्टिनॉइड श्रेणी का। लैंथेनॉइड के अंदर सीरियम से 58 से ल्यूटेटियम 71 तक 14 तत्व आते हैं, जो जिनमें 4f उपकोष लगातार बढ़ती है, जिन्हें हम दुर्लभ मृदा धातु भी बोलते हैं या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। आप देख सकते हैं पहली श्रेणी लैंथेनॉइड श्रेणी, इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। इस ब्लॉक में सीजियम 58 से ल्यूटेटियम 71 तक 14 तत्व हैं। इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्लियर है बात बेटा, आगे चलते हैं। दूसरी हम बात कर रहे थे बेटा एक्टिनॉइड श्रेणी। एक्टिनॉइड के अंदर 5f उपकोष लगातार भरती है, इसके अंदर भी 14 तत्व आते हैं। कहां से कहां तक बेटा, थोरियम से लोरेंशियम तक 14 तत्व आते हैं। क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम के बाद, दिमाग पर डाल लेना, यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व सब के सब आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल होने की वजह से इसलिए इनको हमने एक नाम दिया ट्रांस यूरेनियम तत्व। क्या नाम दिया बेटा, ट्रांस यूरेनियम तत्व, यानी कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व। एक बात तो ये, दूसरी बात ये याद होनी चाहिए आपको, एक्टिनॉइड के अंदर जितने भी तत्व हैं सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं, सबके सब कैसे हैं बेटा, रेडियो एक्टिव तत्व। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है। इस ब्लॉक में थोरियम से
लोरेंशियम तक 14 तत्व है। इन तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व वो सब नेचुरल नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है। एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। पहली बात बेटा, ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। जितने भी जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या करते हैं बेटा, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी बेटा, +3 होगी। ये कॉम्पिटिशन में भी एग्जाम में आता है और वैसे भी आपके जो बोर्ड है उसमें भी पूछा जाता है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको बताना चाहिए +3। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे बेटा, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर वही बात भाई, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है जिसके कारण इनके परमाणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं। तीसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। भाई जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनके अंदर अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। चौथा पॉइंट, ये तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए ये क्या शो करेंगे, रंगीन आयन बनाएंगे। रंगीन आयन का कारण क्या है? एफ ट्रांजिशन बोल सकते हो। वहां पर डी का क्या कहा था? हाँ, डी का कारण क्या था? डी संक्रमण, है ना। तो हम पढ़ लेंगे इसको, जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे प्रॉपर्ली चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। पांचवा पॉइंट हमें क्या कहता है बेटा, ये सभी तत्व धातु हैं। जितने भी एफ ब्लॉक के तत्व वो धातु है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब धातु है। पी ब्लॉक के अंदर अधिकतर तत्व धातु है, कुछ तत्व अधिकतर तत्व अधातु है, कुछ तत्व धातु भी है और कुछ उपधातु भी है। छठा, एक्टिनॉइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो धर्मी होते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, कौन से वाले? नहीं, एक्टिनॉइड के तत्व, एक्टिनॉइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? रेडियो धर्मी होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको बेटा ब्लॉक्स के बारे में, एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। इनकी प्रॉपर्टी भी अच्छे से पता चल गई होगी। जो हमने प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस नहीं करी वो हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल में बात करेंगे। जब आप 12th क्लास में आ जाओगे तो डिटेल में बात होगी। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।